कश्मीर में टारगेट किलिंग्स पर जमकर सियासत हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस वाले भी पीछे नहीं हैं। तो क्या सियासत से आएगी कश्मीर में शांति? इसी पर करेंगे आज की बड़ी बहस और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे तमाम गेस्ट इस वक्त। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं अपने मेहमानों से। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा है हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा, कश्मीरी एक्टिविस्ट ललित अंबरदार और बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह। आप चारों का बहुत स्वागत है इस बड़ी बहस में। और आरपी सिंह जी, आज खासा निशाना साधा है अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर। तो पहला सवाल आपसे ही बनता है, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो आज अरविंद केजरीवाल के भाषण में सामने आई वो ये है कि 1990 का दौर वापस आ गया है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के पास कोई योजना नहीं है। इसका जवाब आप कैसे देंगे? ये कौन कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल, जो असेंबली के अंदर उपहास उड़ाते हैं कश्मीरी पंडितों का, उनके साथ जो हो रहा है उसका उपहास उड़ाते हैं, फिर वहां पर हंसते हैं उनके ऊपर। ये कौन कह रहे हैं? जब भारत सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो उसके सबूत मांगते हैं। ये सर्जिकल स्ट्राइक की फर्जिकल स्ट्राइक, इसके सबूत दीजिए हम। ये केजरीवाल साहब कह रहे हैं। और ये कौन कह रहे हैं? जिनसे पंजाब संभल नहीं रहा। पिछले 2 महीनों में पंजाब की जो हालत है सबको पता है। रोज एक व्यक्ति टारगेट किलिंग में मर रहा है। रोज जब से इनकी सरकार आई है रोज एक व्यक्ति की हत्या होती है। आरपी सिंह जी, इस तू मैं से क्या अरविंद केजरीवाल का और जो बाकी के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स है भारतीय जनता पार्टी के, क्या उनका ये हक नहीं बनता कि सवाल पूछे सरकार से? आप उन पे कितने भी इल्जाम लगा दीजिए, आप ये कह दीजिए कि पहले आप पंजाब को संभालें और कश्मीर के बारे में बाद में बात करें, लेकिन जो उन्होंने सवाल उठाए हैं, पहला सवाल ही मेरा ये है कि क्या आप अपने दिल पर हाथ रख के, क्या केंद्र की सरकार पूरी जिम्मेदारी से ये कह सकती है कि 1990 का दौर वापस नहीं आया है और ना ही आने देंगे? ये ललित नंबरदार बैठे हैं यहाँ पर, इनसे पूछ लीजिएगा कि क्या 90 वाला दौर आया है या कुछ हालात अलग हैं। मेरी बात पे आपको यकीन नहीं आएगा। मैंने, क्योंकि मैं अखबार में काम करता था, मैंने वहां समय बताया, मैंने देखी हालत जमीन पर कैसे थे। वहां पर मस्जिदों से नारे लगते थे, मस्जिदों से रोज अनाउंसमेंट होती थी कि सारे कश्मीरी पंडित चले जाओ वरना आपकी बहन बेटियां उठाकर उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, उनके साथ दुष्कर्म करेंगे। ये अनाउंसमेंट होती थी वहां पर। अरे आप 90 छोड़िए, अभी ये धारा 370 और 35 से हटाने से पहले तक हर जुम्मे के दिन वहां पर पत्थरबाजी होती थी। वहां पर काले झंडे लेकर खड़े हो जाते थे लोग। वहां पर हमें क्या चाहिए, निजाम मुस्तफा, हमें क्या चाहिए, आजादी, इसके नारे लगते थे वहां पर। ये हालात थे वहां पर। और वहां पर लगातार मास किलिंग होती है। अब नए प्रकार का आतंक आया वहां पर, नए प्रकार का आतंक का दौर है जिसमें हाइब्रिड प्रकार का है, जिसमें अब कोई बड़े बड़े राइफल नहीं, एक पिस्टल लेकर आदमी आता है, वो हत्या कर रहा है, उसकी भी चिंता सरकार। लेकिन ये हाइब्रिड आतंकियों ने पिछले 22 दिनों में 8 से 10 लोगों को टारगेट किल किया है। उनके दफ्तर में घुस के, स्कूल में घुस के लोगों की पहचान करते हैं और फिर उनके सर पे बंदूक रख के उन्हें उड़ा देते हैं। ये किस तरह का दौर है? ललित अंबरदार से ही सवाल ले लेती हूँ। ललित अंबरदार, कुछ लोग होते हैं जो दूर बैठ के टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्होंने खुद ये हालात सहे हैं। आप उनमें से एक हैं, आप उन लोगों के साथ काम भी करते हैं, उनके लिए भी काम करते हैं। आप बताइए, क्या ये उस दौर की याद दिलाता है? देखिए, मुझे थोड़ा संदर्भ देने दीजिएगा प्लीज। मैं कश्मीरी एक्टिविस्ट हूं, लेकिन कश्मीर जहाद के ऊपर मेरा जो पर्सपेक्टिव है भारत के ओवरऑल, भारत के नजरिए से, कि मैं समझता हूं कि कश्मीर जहाद जो है उसी गजवाए हिंद की लड़ाई का हिस्सा है जो 1000 साल पहले शुरू हो गई थी, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कैप्चर किया। 1947 में जब हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने 14 अगस्त 1947 को अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की, इस्लाम के नाम पे, जिना की 2 नेशन थ्योरी के नाम पे पाकिस्तान बनाया। वो गजवाए हिंद की एक बहुत बड़ी जीत थी। अब उनकी नजर कश्मीर में है, इसलिए आपको कश्मीर जहाद के रूप में अभी हिंदुस्तान को ब्लीड किया जा रहा 32 साल से। और 32 साल पहले इसके सबसे बड़े शिकार कश्मीर के मूल निवासी कश्मीरी हिंदू थे। नारे वही थे, लाखों लोग सड़कों पे थे या तो मस्जिदों पे थे, नारे लगा रहे थे, यहाँ पे चलेगा निजाम मुस्तफा, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, आज के दौर की बात करें नहीं तो चले जी। अब मैं आ रहा हूँ। मैम, कश्मीर जो जनरली कश्मीरी हिंदू का नरसंहार तो 92 में शुरू हुआ, 90 में शुरू हुआ, कंटेम्परेरी सेंस में वो कभी रुका नहीं। सिर्फ ये है कि सिचुएशनली कभी स्ट्रेटेजिक लल्स रहे हैं और कभी कभी ये अब जो है ये एक हाइब्रिड वॉर है
एक को मारेंगे। इस जहां पे भी मैं ये भी मानता हूं कि कश्मीर के क्या अंदर जो सुरक्षा का आज ग्रिड है जो अभी बहुत कश्मीर पुख्ता है। में गए हैं कश्मीरी पंडित जो बहुत भरोसा जताकर सरकार पर वापस जाकर बसने की कोशिश कर रहे थे, वो कैसे महसूस कर रहे हैं? उनसे आपकी बात भी होती होगी, उनमें क्या डर वापस आ गया है? इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं यही बताना चाहता हूं, मैं हाइब्रिड वॉर है, एक को मारेंगे, दहशत ऐसी करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, एक सेकंड के अंदर पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है। तो वो जहां दहशत तक फैलाने में जो कामयाब हो कश्मीरी गए हिंदू हैं? का अभी जो टारगेट किया जाता है, सुनिए मैम, ये जो अभी है एक मिसनोमर है। जिन लोगों को टारगेट किया जा रहा है वो वहां पे बसने के लिए नहीं गए मैम, वो पलायन से, उनके घर बार सारे जम्मू में है, पलायन में है। तत्कालीन कांग्रेस ने उनकी गरीबी का नाजायज फायदा उठा के उनको जो कश्मीर के उन सड़कों, उन मोहल्लों और गलियों में भेजा जहां से उनको धकेल के निकाल दिया गया था। मैं नहीं समझता हूं, वो कैंप में रहते मैम, वो आपकी मेरी तरह नहीं रहते हैं जैसे आप बाकी भारतीय रहते, कैंप में रहते हैं। अभी उनकी प्रेग्नेंट वुमेन बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि बाहर सुरक्षा कर्मियों ने कांटे के तारे लगा दिए उनके पीछे, जो मैं बीजेपी के अगेंस्ट रखता हूं। तो ललित अंबरदार, अगर मैं ठीक से आपकी बात समझ पा रही हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि जो नहीं हो रहा, हाँ ठीक है, जो मौजूदा समय में हो रहा है उसे इतिहास से अलग करके नहीं देखा जा सकता, ठीक है? क्योंकि इसलिए मैं एक सेकंड और वो जब वहां कहते हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए, हाँ। वो अपना घर बार छोड़ के नहीं जा रहे मैम। अपना एक सूटकेस है, टूथब्रश है, शेविंग किट है, लेडीज का अपना कोई पर्स है, ट्रांसफर मांग रहे हैं, में वापस जाना चाहते हैं, ट्रांसफर भी मांग रहे हैं। जो लोग वहां पे काम करते हैं वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके नाम लेके उन्हें टारगेट किया जाता है। एक जल्दी से मुझे आलोक शर्मा जी आपसे भी सवाल पूछना है क्योंकि यहाँ पे बात जो ललित अंबरदार ने छेड़ी है वो ये है कि आप इतिहास से अलग करके मौजूदा हालात को नहीं देख सकते, तो जो पहले की गलतियां हैं उन्हीं पर घूम फिर के आ गए हैं। अगर कांग्रेस की पार्टी ने कुछ गलतियां करी थी पहले तो आज उन्हें ठीक करते करते बहुत साल लग जाएंगे, 1 दशक, 2 दशक, 10 दशक, पता नहीं कितना समय लग जाएगा। कश्मीरी पंडित शायद कभी वापस अपने घर जाकर सुरक्षित नहीं महसूस करने वाले हैं। देखिए, मुझे लगता है 2004 से लेकर 2014 तक हमारी सरकार रही और 0 कश्मीरी पंडित की हत्या हुई वहां पर, 0, एक की भी नहीं। और अब 14 से लेकर 60 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई है और उसके बाद भी अगर कांग्रेस दोषी है तो अंबरदार जी को स्वागत अब मैं वापस आता। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। आरपी सिंह जी, एक बार उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक करके बोलिए। आलोक शर्मा जी, राजीव गांधी होते ना कश्मीरी पंडितों का कल्याण होता। देखिए आरपी सिंह जी, आपको मौका मैं दूंगी, एक बार इन्हें पूरा कर लेने दीजिए प्लीज। आलोक शर्मा जी पूरी बात कीजिए। अब एक कहावत है कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। देखिए, दोनों में, मोदी जी में और केजरीवाल जी में कितनी समानता है। जब सीएम मोदी जी थे तो वो भी पाकिस्तान को गालियां देते थे, चीन को गालियां देते थे, लाल आंख, पीली आंख, हरी मिर्च, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। आज केजरीवाल जी शुरू हो गए कि पाकिस्तान को गालियां देने से वोट मिलता है। अच्छा, ठीक है। देश और जम्मू कश्मीर, ये आपने एक नया एंगल दिया है इस डिबेट को, मैं इसका जवाब जरा, हाँ बोलिए। मैं उठ जाता हूँ, अगर आपको जवाब ही लेने हैं तो आप बोलने ही नहीं देंगे तो बोलिए, पूरा कीजिए। आप किसी को भी नहीं बोलने देंगे तो कोई फायदा नहीं है ना। आप डिबेट कराते रहिए, फिर इनको 3 लोगों को बैठाइए, मैं उठ जाता हूं। अगर आपका, मैं एक एंगल दे रहा हूं कि केवल वोट के लिए, ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी भी यही काम करते हैं और केजरीवाल भी यही काम कर रहा है। ये ध्यान भटकाओ फाइल्स 2 पार्ट 2 है। कश्मीरियों को के नाम पर वोट मांगना मोदी जी और बीजेपी ने, आरएसएस ने, आपने जो मुझे पहले सेंटेंस में बात की वही बात मैं उठा रही थी, मैंने आपको पूरा मौका दिया। मुझे अभी मैंने आम आदमी पार्टी के विधायक से बात तक नहीं करी है, एक बार उन्हें भी अपने ओपनिंग कमेंट्स देने दीजिए। आप उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरा एंगल भी दे रहा हूं। बोलिए, जल्दी से बोलिए। आपको ऐसा लगता है खत्म कीजिए प्लीज, तो मैं उड़ जाता हूं। बोलिए प्लीज। चलिए ठीक है, मुझे लगता है आलोक शर्मा जी नाराजगी के मूड में ही आए थे, शायद वो चले गए या डिबेट छोड़ के। लेकिन संजीव झा जाते जाते वो देखिए 2 बात बोल गए हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ बोल दिया है मोदी जी को और अरविंद केजरीवाल को, और ये भी बोल दिया है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ बोल के वोट मिलती है, इसीलिए उसके मद्देनजर आज अरविंद केजरीवाल कश्मीरी हिंदुओं का जो है मुद्दा उठा के बैठे हैं जंतर मंतर पे। आप कैसे जवाब देंगे?
अच्छा देखिए, कांग्रेस का रिलेवेंस नहीं है तो इनके बीजेपी कांग्रेस प्रवक्ता भी इरेलेवेंट स्टेटमेंट देते हैं, मैं उनको जवाब नहीं दूंगा। लेकिन मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था और आरपी सिंह जी जो बात कर रहे थे, मुझे लगता है इससे और बड़ा गैर जिम्मेदार बात हो नहीं सकती। उनकी बातों का सार निकालें तो वो कह रहे हैं कश्मीर में सब कुछ ठीक है, कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा, और इनके हिसाब से जो लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो उनका मुद्दा नहीं है। एक बात समझिए आप कि पिछले 8 साल से आप सब लोग कश्मीरी पंडित के नाम पर, कश्मीर के मुद्दों पे नाम पर लोगों से वोट मांगते रहे, देश से वोट मांगते रहे। आपने कहा हम नया कश्मीर बनाएंगे, नया कश्मीर बनाएंगे, नया कश्मीर बनाएंगे, और आपने 90 का कश्मीर बना दिया। आपने जो हालात 90 में थे आज कमोबेश वही हालात है। आज देखिए ये माखन लाल बिंद्रू जी 5 अक्टूबर को एक मेडिकल स्टोर चलाते थे, उनकी हत्या हुई। ये माखन लाल बिंद्रू जी 90 में भी यहाँ नहीं आए थे, लेकिन आज उनका परिवार वहां से पलायन करने पर मजबूर है। तो मुझे ये लगता है कि आप लोग इससे 2 बातें साबित होती है। एक बात तो ये कि या तो जब बीजेपी आती है तभी क्यों वहां पर पलायन होता है, इसका मतलब है कि कश्मीर के मुद्दों को आप ठीक से समझ नहीं है, आप संभाल नहीं पा रहे हैं, या कश्मीर के नाम पर आप गंदी राजनीति कर रहे हैं। तो इसका अगर जवाब ये दोनों बातें हैं तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, इसका जवाब मैं ले लेती हूँ। आरपी सिंह जी बताइए, जब बीजेपी आती है तभी पलायन क्यों होता है? बड़ा इल्जाम है। इनको इतिहास का पता नहीं, राजनीति में भी थोड़ा अभी कम उम्र है, वैसे भी उम्र कम है। इनको इतिहास का पता होता तो जब कश्मीर में पहली बार पलायन हुआ था तब राजीव गांधी ने फारूक अब्दुल्ला को वहां पे थोपा था, और वहां पर फारूक अब्दुल्ला सरकार छोड़कर भाग गए थे, और वहां पर 1979 सितंबर में पहली बार हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी। पहली बार, आपकी जानकारी के लिए थोड़ा इतिहास पढ़कर आया करें, पढ़ा नहीं हो तो कभी मिल लीजिए, थोड़ा इतिहास की किताबें दे दूंगा, समझ आ जाएगी बात। दूसरी बात, अरे किसकी बात कर रहे हैं आप? इनके जरा वो वीडियो चला दीजिए ना जो विधानसभा के अंदर हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे कश्मीरी पंडितों के ऊपर कि वाह वाह कश्मीरी पंडितों की फिल्म आ गई, ये तो नकली फिल्म है, इसको यूट्यूब पे चला दो, इसका की सब भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। अरे हकीकत ये राजनीति करें, कोरी राजनीति करें, इनके पास मुद्दे बचे नहीं। दिल्ली में आज पानी को लेकर लोग तरस रहे हैं, इनकी अपनी विधानसभा में टैंकर के अलावा पानी का और के प्रयोजन नहीं है। और दूसरा, पंजाब के अंदर जिस प्रकार की जो हालत है सबको दिख रही है, पंजाब के अंदर मैंने कहा ना, एक आदमी रोज मरता है गैंगस्टर में के द्वारा, इनके पास जवाब नहीं है। उसको कैसे लोगों का ध्यान भटकाना है, और इनके लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनके लोग लगातार भ्रष्टाचार के चलते हुए अरेस्ट हो रहे हैं। तो क्या अपने मुद्दों से भटका रहे अरविंद केजरीवाल आज कश्मीर और कश्मीर के जो मुद्दे हैं उनको उठाकर? क्या आपको नहीं लगता है कि आज जो कश्मीर पंडितों के साथ दुर्दशा हो रही है, जो कुछ भी आज कश्मीर में हो रहा है, उस मुद्दे को मजबूती से उठाने की जरूरत है, उनकी सुरक्षा की जरूरत है। आज अरविंद केजरीवाल जी यही तो कहा है प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, उन्होंने कहा है कि आज एक बात बताइए, चुप कराइए पहले, अरे चुप हो जाओ बॉस, चुप हो जाओ। आरपी सिंह जी जवाब सुन लेते हैं ना। आरपी सिंह जी देखिए, अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे किसी को समझ में नहीं आएगा, और मुझे बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाना है। ठीक है संजीव जी, जल्दी से अपना जवाब पूरा कीजिए। एक मिनट। आज अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा? अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि आप देश को बताइए कि क्या कश्मीर की मुद्दों का हल करने का आपके पास कोई समाधान है या नहीं है। दूसरी बात, आपने जो ये बॉन्ड बना दिया कि जो कश्मीर में रहने वाले लोग कश्मीर से बाहर नौकरी नहीं कर सकते, उस बॉन्ड को कैंसिल कीजिए। आज जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कश्मीरी पंडित जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसकी बात को मानिए, आज वो सुरक्षा प्रदान कीजिए। ये कौन सी ऐसी बात है जो संभव नहीं है? लेकिन ये भी सच है कि हर पार्टी इंतजार क्यों करती है कि उनके ऊपर ऐसी परिस्थिति आए और तब जाके हम उनके मुद्दे उठाएं। पहले आपको याद क्यों नहीं आता? आलोक शर्मा और ललित अंबरदार दोनों आना चाहते हैं बहस में। आपका मैंने सवाल सुन लिया संजीव जी, सुन लिया। आलोक शर्मा जी की बात अधूरी रह गई थी, पहले उन्हें थोड़ा मौका देती हूँ और फिर मैं ललित अंबरदार के पास जाऊंगी। आलोक जी बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि छोटे रिचार्ड साहब अब फॉरेन पॉलिसी पे भी बोलने लगे, वो पाकिस्तान को भी चैलेंज करते हैं। मुख्यमंत्री अगर सारे मिलकर विदेश नीति पर पाकिस्तान को और चीन को चैलेंज करने लगेंगे तो देश की विदेश नीति कहां जाकर रुकेगी? संजीव जी जरा सोचिएगा इसके ऊपर। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सब सीखते किससे हैं? ये सब सीखते हैं मोदी जी से। मोदी जी भी चीन को आंख लाल दिखाएं और पता नहीं कौन कौन सी बातें थी, फिर बाद में चीन को क्लीन चिट मोदी जी ने दी थी। मोदी जी ही मुख्यमंत्री रहते हुए तमाम तरह की इस तरह की भाषण बोलते थे। आज केजरीवाल जी पाकिस्तान को चुनौती देते हैं, मैं चैलेंज करता हूं, ललकारता हूं। सारे मुख्यमंत्री अब दूसरे देशों के को ललकारना शुरू कर दें और मोदी जी जो है पकौड़े तलना शुरू कर दें, विदेश मंत्री जो है वो पकौड़े तलना शुरू कर दें। हम लोग बहस कर रहे हैं यहाँ पर। आज से, अब जब से इनकी सरकार पंजाब में आई है, 100 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं। मर्डर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, लेकिन पाकिस्तान को चैलेंज
में जा रहे हैं। इसी तरह से मोदी साहब भी यही करते थे कि आप यहाँ पर गुजरात की समस्याओं को नहीं देखेंगे, लेकिन विदेश को पूरी तरह से करेंगे। विदेश नीति पर मुख्यमंत्री बोलने लगेंगे। दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है, सड़कें टूटी पड़ी है, खजाना खाली है, लेकिन पाकिस्तान को चैलेंज करेंगे। बड़े मियां दोनों चुप बैठे, मुंह में एक शब्द नहीं बोला मोदी जी ने। अमित शाह जी ने कश्मीरी पंडितों के लिए छोटा सा ट्वीट तक नहीं किया। लेकिन अंबरदार जी की मजबूरी है कि बीजेपी की यहां पर तरफदारी करेंगे। आज भी कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, आज भी उनको समझ नहीं आ रहा कि पलायन हो रहा है। अभी एबीपी न्यूज की तो हिम्मत नहीं है कि वहां पर कश्मीरी पंडितों का जो नारे लग रहे हैं उनको एक बार दिखा दें। केवल 2 फोटो वो विजय भाई के दिखाकर अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन पूरे कश्मीर वैली के अंदर मोदी मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। एबीपी न्यूज की हिम्मत है कि जो हो रहा है उसे साफ तौर पर दर्शकों तक पहुंचाते हैं, चाहे नारेबाजी हो, चाहे टारगेट किलिंग की कोई भी खबर हो। अब आपके मैंने इल्जाम भी सुन लिए, आपकी मैंने बात भी सुन ली, मैं पूरा बुलेटिन आपको नहीं दे सकती। ललित अंबरदार को आपने क्वेश्चन किया है, अब उनसे जवाब लेना बनता है। अब उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। आप चाहे गोदी मीडिया कहे, चाहे आप कुछ भी कहें, आपके पास नामों का अंबर पूरा लगा हुआ है, लेकिन हमारे देखिए स्क्रीन पर आप अभी भी नारेबाजी देख सकते हैं। जहां जहां नारेबाजी होती है हम सुनवाते भी हैं, दिखाते भी हैं। अब वो आपकी मर्जी है, आप कैसे मर्जी लेबल कीजिए, वो आपकी मर्जी है। ललित अंबरदार, ललित अंबरदार, आप पे भी इल्जाम लगा रहे हैं, अब सुन लीजिए। जी 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 देखिए मुझे दुर्भाग्य से, खेद से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर और कश्मीरी हिंदू सिर्फ भेड़ बकरियां रह गए हैं, क्योंकि हिंदू लाइव्स डू नॉट मैटर इन इंडिया। जब 32 साल से अब आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए आलोक शर्मा जी, दूसरे के मुंह में शब्द मत डालिए प्लीज। ललित जी पूरी बात कीजिए। बोलिए। ठीक है, देखिए जब मैं ये सब सारी पार्टियां जो है ना मैम, कांग्रेस हुई, लेफ्ट, लिबरल, सेकुलर, आज केजरीवाल जी को भी हिंदू याद आ गए। नहीं पूछ सकते आप अंबरनाथ जी बीजेपी से, एक सवाल नहीं पूछ सकते। एलजी क्या कर रहा है? एलजी ने 6 महीने में कितनी मीटिंग ली है? आलोक शर्मा जी, अगर आप चाहते हैं कि एक्टिविस्ट आके कांग्रेस पार्टी का काम करे तो वो तो नहीं करेंगे। सवाल पूछने का आपका काम है, वो कर रहे हैं। मीडिया वाले अपना काम कर रहे हैं। आप अगर विपक्ष में बैठे हैं तो पहले आप अपनी जिम्मेदारी समझिए और अपनी जिम्मेदारी को अपने तरीके से निभाइए। जो यहाँ पे पैनलिस्ट आए हैं उन्हें इंटिमिडेट मत कीजिए, आप हावी पढ़ने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। बाकी पैनलिस्ट को बोलने दीजिए। ललित अंबरदार, और इनको बता दीजिएगा मैं इनकी डबल आवाज से चिल्ला सकता हूँ, चिल्ला के कान फाड़ सकता हूँ मैं इनके। मुझे रोकिए मत, बोलने दीजिए मुझे। नहीं, मैं तो कह रहा दूसरी बात, चिल्लाइए मत। कांग्रेस, आप सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते? आप कश्मीरी पंडित है तो कश्मीरी पंडित आपने मेरा पूरा सुना, अभी मैंने पर कंप्लीट किया। कार्यक्रम खत्म हुआ क्या? कार्यक्रम खत्म हुआ क्या? कांग्रेस प्लीज चेक गोदी मीडिया भी आज मैम ना, ये कश्मीरी पंडित। मैं चिल्लाना नहीं चाहता, मैं चिल्लाना नहीं चाहता मैं। हम भी चिल्लाना नहीं चाहते हैं, ये पूरी कर लें अपने चिल्लाने की बात, तब शायद किसी और को बोलने का मौका मिल जाए। पूरा स्क्रीन पे अपना पूरा गुस्सा। आलोक शर्मा जी, आपको ऐसा लगता है कि ये मंच मिल गया कुछ बोलने के लिए? आपका पूरा गुस्सा हमने सुन लिया, आपका गुस्सा हमने सुन लिया आपका गुस्सा। ललित अंबरदार बात पूरी कीजिए। जी देखिए, इन्होंने बहुत कुछ बोला है, प्लीज सुनिए, क्योंकि ये जो मगरमच्छ के आंसू टपकने लगे सारे हिंदुओं के नाम पे, नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते हिंदुओं और भारत से नफरत करने लगे, हिंदू कश्मीरी हिंदुओं के कंधे पर बंदूक चला। मैं नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा फैन हूं, मुझे कोई शक नहीं है, कोई हिचक नहीं बोलने के लिए, और नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा आलोचक हूं। अगर आप प्रोग्राम देखते हैं, अगर मेरी डिबेट्स देखते हैं, मैं बीजेपी को कटघरे में खड़ा करता हूं, लेकिन नफरत के साथ ही मेरे प्रधानमंत्री हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता हूं, फेसलेस टेरर है, नेमलेस टेरर है। सवाल एक बीजेपी से नहीं पूछेंगे, लेकिन हम बोलूं क्या? नहीं पूछेंगे ना आप सवाल बीजेपी से, क्यों नहीं पूछते आप? अरे तुम कौन हो? तुम्हें करेगा कांग्रेस चमचे सरकार कहीं के 375 दिला के कश्मीर में पाकिस्तान बना, कश्मीरी पंडितों की लगातार हत्या हो रही है। आपकी हिम्मत नहीं है कि बीजेपी से सवाल पूछने हैं। कश्मीर में पाकिस्तान बनाया, हिंदू का नरसंहार तुम्हारी नाक तले 32 साल चुप थे क्या? अब्दुल्ला परिवार दोनों के दोनों आरएसएस ने, बीजेपी ने केंद्र में मंत्री बनाया। आलोक शर्मा जी और ललित अंबरदार जी, ये पर्सनल अटैक और इस तरह की भाषा का एबीपी न्यूज बिल्कुल समर्थन नहीं करता है।
इस मंच पर मैं सबको बराबरी का मौका देना चाहती हूं कि आप अपनी सब बात सामने रखें। अगर बहस को शालीनता से आप नहीं कर सकते तो मुझे आप दोनों का फेडर नीचे करना पड़ेगा। खासतौर पर आलोक शर्मा जी, आपसे अनुरोध में फाइनल टाइम कर रही हूं। आलोक शर्मा जी, फाइनल रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज शांति से या तो औरों की बात सुन लीजिए और फिर अपने सवाल दागिए। और बहुत मैंने आपको समय दे दिया इस डिबेट में। ललित अंबरदार जी, आखिरी 30 सेकंड में प्लीज बात पूरी कीजिए, मुझे बाकी लोगों से भी सवाल मैम चलिए आप आगे चलिए, किसी और से पूछिए। 30 सेकंड में इतना बड़ा भाषण सुन के ललित अंबरदार जी, आप अपना पॉइंट रखिए और जो आप जवाब देना चाहते थे रखिए। मैं सुनिए, मैं जो ये कह रहा हूं, मैं कश्मीर अगर आज जल रहा है, कश्मीर इसलिए जल रहा है क्योंकि कश्मीर के अंदर 370 और 35 के द्वारा कश्मीर में पिछले 70 साल से एक छोटा मोटा पाकिस्तान फल फूल रहा था, जिसने आज कश्मीर जहद की शेप ले ली, जिसके सबसे बड़े शिकार कश्मीरी हिंदू है। 35 से याद दिलाना चाहता हूं, अभी दलितों की बात करते हैं, उनके लिए क्या था वहां मैम, दलित लड़की पीएचडी करती थी और वहां की लोकल सरकार 35 से ए के अंतर्गत उसको जो सफाई कर्मचारी की नौकरी से ज्यादा नहीं देती थी। ये भी बताना चाहता हूं, आपने रिपोर्ट के द्वारा वो सर्टिफिकेट जो वाल्मीकि को दिया जाता था ना, अगर मैं वो शब्द लिखूं कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये जो कास्ट का जो SC/ST एक्ट है ना, उसके अंतर्गत मुझे सजा हो सकती है। ये है कांग्रेस। दूसरी बात, 370 और 35 से गया, बीजेपी को बताना चाहते हो, जो आप दावे करते हो 370 और 35 से गया कश्मीर जहां खत्म, वहां पे खुशहाली है कि नहीं, 370 और 35 से की हटाने से 5 अगस्त 2019 को जो ऐतिहासिक कदम लिया गया, उससे वो इस्लामो फैशिस्टिक मानसिकता जो कश्मीर में एक इकोसिस्टम फल फूल रहा था, उसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। 70 साल पुरानी बीमारी, कंटेम्परेरी रिसर्च में वक्त लगेगा। कश्मीर जहां मिलिट्री प्रॉब्लम है। अब इनको ये बताना चाहता हूं, जिन्होंने बोला कि इन्होंने जो 2000 जो अपना गिना रहे थे, सुनिए, उस वक्त भारत की सरकार जो वाजपेयी जी के टाइम से शुरू हुई थी, पाकिस्तान के साथ बातचीत चल रही थी, एक स्ट्रेटेजिक लल लिया गया था कि हिंदुस्तान को कश्मीर के ऊपर कितना झुकाया जा सकता है। प्लीज सिक्योरिटी एक्सपर्ट से सुन लीजिएगा। तो वो कोशिश कर रहे थे कि वो दावा कर रहे थे, मुशर्रफ ने कहा था हम अपनी जमीन को हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवाद करने के लिए नहीं यूज करेंगे। वो होते होते मनमोहन सिंह, और मनमोहन सिंह के बाद जो उन्होंने कार्य, आपको याद है 2008 में जब हमको धकेल दिया गया, वहां पे जब मुंबई मैसेकर हुआ था, 4 महीने के बाद मनमोहन सिंह बोलते हैं कि पाकिस्तानीज आर मैन ऑफ पीस। ये मत मुझे बोले कांग्रेस का। दूसरी बात जो केजरीवाल, अरे मुझे बोलने दीजिए, केजरीवाल ये वही केजरीवाल है जब आपने, मैंने बोला मेरा संदर्भ भारत के विषय में है, आपने जब सीए पास किया, आपने उसको सुना वहां पे शाहीन बाग में, क्या हम अब पाकिस्तानियों को नौकरी देंगे? हिंदू और सिखों का नरसंहार पाकिस्तान में हो रहा है, वो भी कांग्रेस की वजह से। जब आपको पता था कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना है, खाली मुसलमानों के लिए बना है, 25% हिंदू और सिख, क्यों आपने पाकिस्तान कांग्रेस को गालियां देंगे, फिर हम उनको कहेंगे कि बीजेपी के पॉइंट मिसी करिए ना। आलोक शर्मा जी, आपने जब इन्होंने बीजेपी से सवाल पूछे तो आपने अपने कान बंद कर लिए थे, लेकिन मैंने नहीं बंद किए थे। इन्होंने बीजेपी से भी सवाल पूछे हैं, बीजेपी से भी पूछे हैं, आम आदमी पार्टी से भी पूछे हैं, और हर कश्मीरी आज पूछ रहा है कि तुम्हें अब हमारी याद आ रही है जब हमारे लोग एक बार फिर से मरना शुरू हो रहे हैं, तब जाके तुम जंतर मंतर पे भाषण दे रहे हो। जब ये बीच में दौर आता है कि हमें बसाया जाए, हमें वापस पहुंचाया जाए, तब कोई हमारा मुद्दा नहीं उठाता। जब हमारे ऊपर फिल्म बनती है तो लोग हंसते हैं उसके ऊपर। आलोक शर्मा जी ने, आरपी सिंह जी ये बोला है कि गृह मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने अभी तक कश्मीरी जो किलिंग्स हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है, उनके ऊपर खड़े होकर अपना पक्ष सामने क्यों नहीं रखा है, चाहे वो किसी ट्वीट के जरिए हो या किसी भाषण के जरिए हो। उस सवाल का जवाब दीजिए। मुझे लगता है, मैं सोचा कि आलोक शर्मा कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं। माफी चाहता हूँ आलोक शर्मा जी, अभी हाल में होम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाई, उसमें सारी चर्चा करी, उसमें निर्देश दिए। मीटिंग बुलाई, ये पक्ष नहीं रखा है, पढ़ाई आप करके आया कीजिए, आपको पर्सनल अटैक करना बंद कीजिए, आप मेरे से उम्र में बड़े। देश के प्रधानमंत्री पहले बड़े-बड़े भाषण देते थे पाकिस्तान के ऊपर। नहीं, आप बताइए ना कौन सा ट्वीट मोदी साहब ने किया? आलोक शर्मा जी, अगर आप हर किसी के जवाब में बीच में कूदेंगे तो आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। कमजोर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री है, जम्मू कश्मीर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए, आप लोगों की सुन लीजिए, बीजेपी प्रवक्ता को जवाब देने दीजिए प्लीज। हमको कांग्रेस लगता है। अगर पंडित नेहरू ने जाकर ये ना कहा था कि वहां पर प्लेबिसाइट रहेंगे तो कश्मीर की दिक्कत होती नहीं। अपनी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? देश के जवानों ने, देश की फौज ने 90,000 पाकिस्तान के फौजी यहाँ पे रख लिए थे, और इंदिरा गांधी ने घुटने टेक दिए थे शिमला एग्रीमेंट के दौरान, घुटने टेक दिए थे शिमला एग्रीमेंट के दौरान। जाते तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में आ जाता। देश के का जो प्रकरण था
लेकिन उसको यहाँ पर उन्होंने केवल इवेंट बरकरार कर दिया। प्रोपेगेंडा, और तीसरी बात, रोना ये जो धोना, आज समस्या है सारी कश्मीर में, वो राजीव गांधी की मेहरबानी है। आप दोनों का क्या चिल्लाने का कोई मैच चल रहा है? आलोक शर्मा जी, आज आप ये एजेंडा सर पे अपने रख के लाए हैं कि आज मैं चिल्ला के सबको चुप करूंगा। स्टेटमेंट होम मिनिस्टर की तरफ से मुझे सवाल मैंने अगर पूछा है तो जवाब भी लेने दीजिए ना। समस्या के अंदर कोई जड़ है तो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के नेता है, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, आरपी सिंह जी, सरकारी और आरपी सिंह जी, सबके सब कांग्रेस स्टेटमेंट के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्या कोई सामने स्टेटमेंट आएगी केंद्र सरकार की तरफ से कि किस तरह से देख रहे हैं कश्मीर में जो आज हालात हैं और कब तक उनमें सुधार आ सकता है? जी, आपने अभी हाल में होम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग ली, कहा हम चिंता कर रहे हैं और पूरी बैठक में की मत हंसिए। उस उच्च स्तरीय बैठक की बात आज अरविंद केजरीवाल ने भी की। अरविंद केजरीवाल ने भी, आरपी सिंह जी, उस बैठक पे कहा कि बैठक करने से क्या मिलेगा? ना ये समस्या होती, पंडित नेहरू की देन है जो भारत तंग है, ये इंदिरा गांधी की देन है जो भारत की फौज ने 90,000 पाकिस्तान के सैनिक पकड़ लिए थे। उनका नाम लेने लायक नहीं है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने लायक नहीं है। मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन दोनों के फेडर प्लीज नीचे कर दीजिए, क्योंकि इस बहस को आप किसी तरफ नहीं लेके जा रहे हैं। तू मैं में कांग्रेस भी माहिर है, तू मैं में भारतीय जनता पार्टी भी माहिर है। सिर्फ एक सिंपल सीधा सवाल जिसे आप गोदी मीडिया का इल्जाम लगा रहे हैं, वो ये पूछ रहा है कि हमें सरकार की तरफ से एक प्रॉपर स्टेटमेंट कब मिलेगी? आलोक शर्मा, आपको सिर्फ इल्जाम लगाना आता है, लेकिन जवाब सुनने के लिए आप तैयार नहीं बैठे हैं। आप हर बार जवाब में बहस में कूद जाते हैं। अगर आप ऐसे ही करेंगे, मैं एक सवाल ना आपसे पूछूंगी ना उससे पूछूंगी जिसकी बहस में आप कूद रहे हैं। आप अगर सुनने के लिए तैयार है तो मुझे मौका दीजिए। मैं आरपी सिंह से सवाल पूछ रही हूं, आप बीच में नहीं बोलेंगे, चुप रहिए, थोड़ी देर शांति से सुन लीजिए। आरपी सिंह, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक मीटिंग ली है जिसके अंतर्गत सारी जानकारियां लेकर उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये जो मैंने कहा हाइब्रिड टेररिज्म आया है, ये कुछ हफ्तों की बात है। आज आतंकवादी की उम्र वहां पर 2 दिन से ज्यादा नहीं है। पहले महीनों नहीं पकड़े जाते थे, पहले बुरहान वानी जैसे घूमते थे वहां पर, आज 2 दिन के अंदर उनको ठिकाने लगा दिया जाता है। इसलिए कह रहा हूं ये स्थिति बदलेगी और वहां पर चिंता हो रही है पूरी। और हाँ, आज वहां पर कश्मीरी पंडित वहां पर एटलीस्ट प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर पत्थरबाजी होती थी, जहां पर निजाम मुस्तफा के नारे लगते थे, यहाँ पर आईएसआई के झंडे लगाए जाते थे कांग्रेस के राज में। आरपी सिंह जी, आपने बोला कि गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, अपने घर पर बुलाई, अपने ऑफिस में बुलाई और उसके बाद ही कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसी बैठक पर अब मैं संजीव झा से सवाल पूछ रही हूँ। आज आम आदमी पार्टी के जब अरविंद केजरीवाल मैदान में उतरे तो उन्होंने बोला कि बैठक बुलाने से क्या होगा, ये बैठक बुलाई, वो बैठक बुलाई। अरे बैठक बुलाएंगे तभी तो पता चलेगा कि हालात क्या है। अगर देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री कोई भी बयान देता है तो उसके पीछे अपनी रिसर्च करके तो आएगा, उसका तो मौका दीजिए। आप हर कदम पे सवाल उठाएंगे क्या? संजीव झा, देखिए, ये सवाल क्यों बनता है? मैं कहता हूं कि आज कश्मीर की हालात कोई आज तो खराब नहीं हुई है ना। पिछले 2 साल से हत्याएं हो रही हैं। हमने आपको बताया ना कि 5 अक्टूबर को माखनलाल जी की हत्या हुई थी, 7 अक्टूबर को 2 टीचर की हत्या हुई थी। तो अरविंद केजरीवाल को आज क्यों याद आया कश्मीरी पंडित? तो मेरा उसके बारे में बताइए मुझे। अब आप चिल्ला रहे हैं, मुझे जवाब देने दीजिए ना। मुझे आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने दीजिए। तो एक बात बताइए कि ये उच्च स्तरीय बैठक आज हो रही है, तो उच्च स्तरीय बैठक से समाधान नहीं निकल रहा है ना। इसका मतलब है अगर निकलना समाधान क्या जंतर मंतर की भाषणबाजी से निकल रहा है? आपने कहा था समाधान क्या जंतर मंतर की भाषणबाजी से निकल रहा है? नहीं, अब मुझे आप मुझे सिंपल ये जवाब दीजिए। देखिए, ना तो मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूं, ना कांग्रेस की, ना आम आदमी पार्टी की। मैं हर किसी से सीधा सवाल पूछूंगी। आम आदमी पार्टी से मुझे ये पूछना है कि आज आपको कश्मीरियों की याद कैसे आई, कश्मीरी पंडितों की याद कैसे आई? क्यों ये मौका परस्ती नहीं है? क्या आप खुद घिरे हुए हैं केंद्र सरकार से, ईडी की इंक्वायरी से और पंजाब में जो हो रहा है उससे, इसीलिए उससे ध्यान भटका रहे हैं? इनकी ईडी इंक्वायरी, इनकी पंजाब से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि लगातार हम कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को उठाते रहे हैं, दिल्ली में जो समाधान है वो करते रहे हैं। आज हम ये कह रहे हैं कि अब यह हद हो गया। आज आप कह रहे हैं कि उच्च स्तरीय बैठक, लगातार दर्जनों बैठक कर लिया आपने, क्या समाधान निकला उसका? अब इनको चुप कराइए, पहले इनको चुप कराइए। यहाँ आके बदमाशी करते हो, पहले इनको चुप कराइए। कश्मीरी पंडितों के साथ विधानसभा के अंदर आपकी वो हमारी बहन राखी कैसी बात कर रही है? आरपी सिंह प्लीज, आरपी सिंह संयम रखिए, प्लीज संयम रखिए, बात पूरी कर लेने दीजिए। संयम रखिए और मत कीजिए, पूरा देश देख रहा है आपको।
मैं बस इतना सभी कहना चाह पैनलिस्ट रहा प्लीज हूं अपनी भाषा को खुद ध्यान में रखिए। हम जिम्मेदार नहीं है जिस तरह की भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं। भाषा का कोई मर्यादा नहीं। प्लीज एक दूसरे पे पर्सनल अटैक करना इस डिबेट की मर्यादा का हिस्सा नहीं है। प्लीज संजीव झा, आप अपनी बात पूरी कीजिए। स्तरीय बैठक, समाधान कब निकलेगा, एक्शन कब होगा, कब ये प्रदर्शन रुकेगा? ठीक है। आज कश्मीरी पंडितों का बात ये हो गया कि अगर अपने दुख दर्द को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको कॉलोनी में आप लॉक कर दे रहे हैं, उनको आप टारगेट किलिंग कब बंद होगी? पंजाब में टारगेट किलिंग कब बंद होगी बताइए मेरे को। रोज एक किलिंग हो रही है, कब बंद होगी? वो जो जिन्होंने बरगाड़ी कांड किया था उन लोगों को कब अरेस्ट करोगे? जिन्होंने क्या कश्मीरी पंडितों के लिए आपका कोई समाधान है या केवल अपनी राजनीतिक फायदा के लिए कश्मीरी पंडितों का उपयोग कर रहे हैं आप? ठीक है, क्या कश्मीरी मेरे ख्याल से बहुत हो गई तू मैं आरपी सिंह और संजीव झा के बीच, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। ललित अंबरदार बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। जी बोलिए ललित अंबरदार। जी देखिए मैं इन सबको बताना चाहता हूँ, एक बार सुन लीजिए। जहाद जो है कश्मीर जहाद जो है एक कश्मीर जहाद है, वहाबी सुन्नी का जहाद। दुनिया भर में जहां की जद की लड़ाई है वो सारे राष्ट्र लगभग बर्बाद हो गए। अगर आपने कश्मीर जहाद को कश्मीर में नहीं रोका, हिंदुस्तान के कोने कोने में कश्मीर जहाद बन रहे हैं। तो इसलिए मैं ये बताना चाहूँ, मेरी सरकार से क्या अपील है, क्या उम्मीद है। मैंने जैसे बोला, नरेंद्र मोदी ने जो 5 अगस्त 2019 को किया वो एक सनातनी सोच का इजहार था। मुझे नरेंद्र मोदी की जरूरत है, दावे के साथ कह सकता हूँ हिंदुस्तान को ऐसी सोच अगले 1000 साल तक चाहिए। लेकिन जो अभी कश्मीर के अंदर आ रहा, मैं दोष देता हूं इनके जो बीजेपी और आरएसएस का जो यूनिट है जम्मू कश्मीर का, वो और नॉर्थ ब्लॉक वो मिस इन्फॉर्म करे नरेंद्र मोदी को, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे। वो कह रहे हैं कि सब कुछ वहां पे ठीक है। कश्मीर कभी डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं था मैम, कश्मीर कभी नौकरी का मुद्दा नहीं था। ये फुल फ्लेज जहाद है। आपको एक बार आपको फॉर्मली एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की जो चुनौतियां कश्मीर के अंदर है वो वहाबी सुन्नी जहाद है, कश्मीर जहाद है। उसको मिलिट्रीली तय कर रहा। कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ औपचारिक तौर पे मान्यता दे कि वो नरसंहार था और ट्राइब्यूनल बिठा दे। और जो कांग्रेस ने ये ट्रेडिशन शुरू किया कि वहां पे हिंदुओं को कश्मीर जहाद को सेक्युलराइज करने के लिए उनकी गरीबी का नाजायज फायदा उठाया, उनको वहां पे धकेल दिया। वहां पे उनको पुलिस सुरक्षा, ये पलायन नहीं है मैम। वो जब मरते हैं वहां पे उनकी लाशें कहां जाती है, डेड बॉडीज कहां जाती है? जम्मू के अंदर उनका दाह संस्कार होता है। जम्मू में उनके माँ बाप रहते हैं, रोना धोना सारा मातम जम्मू के अंदर होता है। कश्मीर में वो टेम्परेरी है। ये पलायन का मत, पलायन घर से होता है, कैंपों के अंदर घर नहीं होते। हमारा घर अभी पलायन घर तो अभी बसा ही नहीं, तो पलायन की बात कहां से आ गई? बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
पापा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।